दोस्तों, आज की कहानी है दामाद के मरने के बाद बेटी की संपत्ति को हड़पने वाला माता पिता। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मोहल्ले में जिसने भी सुना उसकी आंखें विस्मय से फटी की फटी रह गई। राजेश दास मर गया। विषय की बात यह नहीं कि मरियल राजेश दास मर गया, बल्कि यह थी कि वह पत्नी के लिए पूरे 5.5 लाख रुपए छोड़ गया है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पैबंद लगे अधमैले कपड़े पहनने वाले, रोज पुराना सा छाता बगल में दबाकर सवेरे घर से निकलने वाले, रात में देर से लौटने वाले राजेश के बैंक खाते में 5.5 लाख की मोटी रकम जमा होगी। गली के बड़े बूढ़े सिर हिला हिला कर कहने लगे, इसे कहते हैं तकदीर। अच्छा खाना पहनना भाग्य में नहीं लिखा था, पर बीवी को लखपति बना गया। कुछ ने मन ही मन अफसोस भी किया कि पहले पता रहता तो किसी बहाने कुछ रकम कर्ज में ऐंठ लेते। अब कौन आता वसूल करने। जीते जी तो सभी राजेश को उपेक्षा से देखते रहे। कोई खास ध्यान न देता, जैसे वह कोई कबाड़ा हो। किसी से ना घनिष्ठता, ना कोई सामाजिक व्यवहार। देर रात चुपचाप घर आना, खाना खाकर सो जाना और सवेरे 8 बजे तक बाहर। मोहल्ले में लोगों को इतना पता था कि राजेश दास थोक कपड़ों की मंडी में दलाली किया करता है। कुछ को यह भी पता था कि जब तब शेयर मार्केट में भी वह जाया करता था। जो हो, सच्चाई अपनी जगह ठोस थी। पत्नी के नाम 5.5 लाख रुपए निश्चिंत थे। आमतौर पर बैंक वाले ऐसी बातें खुद नहीं बताते। नामनी को खुद दावा करने जाना पड़ता है। वह तो बैंक का कलर सुभाष गली में ही रहता है। उसी ने बात फैला दी। मीता के घर यह सूचना देने सुभाष निजी रूप से गया था और इसी के चलते गली भर को मालूम हो गया यह बात। वह नातेदार पड़ोसी जो कभी उसके घर में झांकते ना थे, वह भी आकर राजेश के गुणों का बखान करने लगे। गली वालों ने एकदम से मान लिया कि राजेश जैसा निरीह साधु प्राकृतिक आदमी नहीं मिलता है। अपने काम से काम, ना किसी की निंदा, ना चुगली, ना झगड़े। यहाँ तो 4 पैसे पाते ही लोग फूल कर गुप्पा हो जाते हैं। मीता चकराई हुई थी। यह क्या हो गया, वह समझ नहीं पा रही थी। उसे सहारा देने दूर मोहल्ले के मायके से माँ, बहन और भाई आ पहुँचे। बाद में पिताजी भी आ गए। आते ही माँ ने नाती को गोद में उठा लिया। बाकी सब भी मीता के 4 साल के बच्चे राहुल को हाथों हाथ लिए रहते। माँ ने प्यार से माथा सहलाते हुए कहा, मुन्नी, ये उदास ना रहो। जो होना था वह हो गया। तुम्हें इस तरह उदास देखकर मेरी तो छाती फटती है, पिता ने खास खास कर कहा। ना हो तो कुछ दिनों के लिए हमारे साथ चलकर वहीं रह। यहाँ अकेली कैसे रहेगी? हम लोग भी कब तक यहाँ रह सकेंगे? और यह घर? मीता भी पूछ बैठी। अरे, किराएदारों की क्या कमी है? और कोई नहीं तो तुम्हारे मामा रघुपति को ही रख देते हैं। उसे भी डेरा ठीक नहीं मिल रहा है। अपना आदमी घर में रहेगा तो अच्छा ही होगा। सुनते हो जी? माँ बोली। बेटी की सूनी कलाई देख मेरी छाती फटती है। ऐसी हालत में शीशे की नहीं तो सोने की चूड़ियां तो पहनी ही जाती है। जरा सुखलाल सुनार को कल बुलवा देते। जरूर कल ही बुला देता हूँ। मीता ने अस्थायी रूप से मायके जाकर रहना पसंद नहीं किया। यह उसके पति का अपना घर है। पति के साथ 5 साल यहीं तो बीते हैं। फिर राहुल भी यहीं पैदा हुआ है। जाहिर है भावनाओं के जोश में उसने बाप के घर जाकर रहने से मना कर दिया। सुभाष चंद्र के प्रयास से वह बैंक में मैनेजर से मिलकर पति के खाते की स्वामिनी कागज पत्रों पर हो गई। पासबुक, चेकबुक मिल गई और फिलहाल के जरूरी खर्चों के लिए उसने 25,000 की रकम भी बैंक से निकाल ली। अब वह पहले वाली निरीह गृहिणी मीता नहीं, बल्कि अधिकार भाव रखने वाली संपन्न मीता है।
राहुल को नगर निगम के स्कूल से हटाकर पास के ही एक अच्छे पब्लिक स्कूल में दाखिल करा दिया। अब उसे स्कूल की बस लाती ले जाती। बेटी घर में अकेली कैसे रहेगी, यह सोचकर माँ और छोटी बहन बीड़ा वहीं रहने लगी। बीड़ा वहीं से स्कूल पढ़ने जाने लगी। छोटा भाई भी रोज 1 से 2 बार आकर पूछ जाता। अब एक काम वाली रख ली गई, वरना पहले मीता ही चौका बर्तन से लेकर साफ सफाई का सब काम करती थी। माँ ने रोते हुए मीता का हाथ पकड़ लिया। बेटी, अब तुम्हारे ही ऊपर है, इन्हें जेल जाने से बचाओ। मीता ने बैंक द्वारा भेजे गए कागज देखने लगी। पिता का चेहरा उतर गया। बोले, बैंक ने अभी तो सम्मन नहीं भेजा है, लेकिन वहां के एक जान पहचान के आदमी ने बताया है कि जल्द भेजने की तैयारी हो रही है। उसने राय दी है कि मैं मैनेजर से मिल लूं और शीघ्र रुपए की व्यवस्था करूं। मीता पता लगाने बैंक गई। मीता लगभग 4 बजे घर पहुंची तो सब चिंतित थे। माँ ने पूछा, इतनी देर कहाँ लगा दी बेटी? बैंक गई थी माँ, कुछ और भी जरूरी काम थे। घर वालों के चेहरे आशंकाओं से घिर गए कि बैंक क्या करने गई थी, पर पूछने का साहस किसी में ना हुआ। 2 दिन बाद छोटा भाई ललित आया और बोला, दीदी, कॉलेज से 20 लड़कों का एक ग्रुप विंटर वेकेशन में गोवा घूमने जा रहा है। हर लड़के को 5,000 जमा करने पड़ेंगे। मीता ने सख्ती से कहा, अभी गर्मियों की छुट्टी में तुम मसूरी घूमने गए थे ना। हर छुट्टी में मटर गश्ती गलत है। तुम्हें छुट्टियों में यहीं रहकर वार्षिक परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। मैं इतने रुपए ना जुटा सकूंगी। ललित का चेहरा उतर गया। माँ भी मीता का रुख देख कुछ ना कह सकी। 3 माह पूरे होने पर विवेक आकर बीमे की किस्त ले गया और कागजों पर उससे हस्ताक्षर भी कराए। मीता ने साफ शब्दों में माँ को बता दिया कि उसे अब राहुल की फीस और ललित की कोचिंग की फीस ही देने योग्य आय होगी। बीड़ा की फीस पिताजी जैसे पहले देते थे दिया करे। विवेक की सलाह से मीता ने एक स्वयंसेवी संस्था की सदस्यता ग्रहण कर ली। उसके कार्यक्रमों में वह अधिकतर घर के बाहर ही रहने लगी। बाहरी अनुभव बढ़ने और व्यस्तता के चलते अब मीता का तन मन अधिक खुश रहने लगा। विवेक से मीता की अच्छी पटने लगी। अक्सर दोनों साथ ही बाहर घूमने फिरने निकलते। यह देखकर माता पिता सहमते, किंतु सयानी और लखपति बेटी को क्या कहती। उसके कारण घर की हालत बदली थी। साल भर बाद ही एक दिन मीता माँ से बोली, माँ, मैंने विवेक से विवाह करना तय कर लिया है, तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। माँ को तो कानों पर विश्वास ही ना हुआ, हतप्रभ सी खड़ी रह गई। बगल के कमरे से पिताजी भी आ गए। क्या हुआ? मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं विवेक के साथ विवाह करने जा रही हूँ, आशीर्वाद दें। माँ फट पड़ी, तेरी बुद्धि तो ठीक है, भला कोई विधवा। तभी विवेक आ गया। उसे देखकर माँ खामोश हो गई, लेकिन आते आते उसने उनकी बातें सुन ली थी। अंततः हंसकर विवेक बोला, माँ जी, आप किस जमाने की बात कह रही हैं? अब जमाना बदल गया है। अब विधवा की दोबारा शादी को बुरा नहीं समझा जाता। जब हमें कोई आपत्ति नहीं है तो दूसरों से क्या लेना देना। खैर, आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है, ऐसा हमने मान लिया है। चलो मीता। उसी दिन आर्य समाज मंदिर में उनका विवाह संपन्न हो गया। मन में सहमति न रखते हुए भी मीता के माता पिता व भाई बहन विवाह समारोह में शामिल हुए। माँ पिता ने कन्यादान किया। विवेक के घर में केवल माँ और छोटी बहन थी और विवेक के ऑफिस के सहयोगी भी पूरे उत्साह के साथ सम्मिलित हुए। साथियों ने निकट के रेस्टोरेंट में नव दंपति के साथ सबकी दावत की। मीता ने माँ पिता के पैर छुए। फिर मीता के साथ सभी लोग उसके घर आ गए तो विवेक की माँ ने कहा, समधी जी, अब मीता को विदा कीजिए, वह अब मेरी बहू है, उसे अपने घर जाने दे। पिता की जबान खुली, लेकिन राहुल, विवेक की माँ ने हंसकर कहा,
राहुल विवेक को बहुत चाहता है। विवेक भी उसे अपने बेटे की तरह प्यार करता है। बच्चे को उसका पिता भी तो मिलना चाहिए। मीता बोली, पिताजी, मेरे इस घर को फिलहाल किराए पर उठा दें। उस पैसे से भाई बहनों की पढ़ाई, घर की देखभाल आदि का खर्च निकल आएगा। चलते समय विवेक ने मीता के माता पिता से कहा, पिताजी, मैंने मीता से स्पष्ट कह दिया है कि तुम्हारा जो धन है वह तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारे ही नाम से रहेगा। मैं खुद अपने परिवार, पत्नी और पुत्र के लायक बहुत कमा लेता हूँ। आप ऐसा ना सोचें कि उसके धन के लालच से मैंने शादी की है। वह उसका, राहुल का है। फिर माता पिता के पैर छूकर विवेक और मीता थोड़े से सामान और राहुल को साथ लेकर चले गए।